नमस्कार साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका गोल गुरु एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। देखिए, कुछ दिन क्लासें नहीं हो पाई, उसके लिए हमें खेद है। और आप सभी साथियों से, स्टूडेंट्स से मैं थोड़ी माफ़ी भी चाहता हूँ कि क्लासें नहीं हो पाई। लेकिन अब मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इस मार्च के महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूँ, भले ही मेरे को हमेशा की एक क्लास लेनी पड़े, दो लेनी पड़े, तीन लेनी पड़े, चार लेनी पड़े, लेकिन मार्च के महीने में आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस स्टैंड का पूर्ण करवाऊँ। साथ ही साथ जो जीके वाला पोर्शन है, 50 सवाल जिसके आएंगे वो ऑब्जेक्टिव के माध्यम से मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर करवाऊँ। और भले ही किसी ने जीके वाला पोर्शन नहीं पढ़ा है, फिर भी मैं उसके यहाँ से 85 से 90% सवाल हल करवाने का प्रयास करूंगा कि पेपर में हूबहू मिल जाए। उसके लिए मैं एक बाकायदा सीरीज चलाऊंगा। और हाँ, ज्योग्राफी वाले पोर्शन में मैंने कुछ भी जो है बाकी नहीं छोड़ा है, सवाए कुछ क्लासों के। आपके सामने दिख रही है प्रायोगिक ये प्रयोगशाला सहायक की अपनी भूगोल की ऑब्जेक्टिव जो किताब है, जिसमें मुख्य तौर पे 5600 सवाल मिलेंगे, लेकिन इस 5600 के पीछे लगभग 30,000 सवाल है। और जिसने भी ये किताब ली है उसका रिव्यू देख के मुझे आनंद आया, मुझे खुशी हुई कि बच्चों को ये किताब इतनी पसंद आई। बहुत ही शानदार किताब है। यदि किसी ने नहीं खरीदी है तो भी मार्केट से या ऑनलाइन से आप ले सकते हैं। ऑनलाइन आपको जो है कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा, वहां से आप इसको सेल कर सकते हैं। और ऑफलाइन यदि आपको लेनी है तो नज़दीकी बुक डिपो पे ये मिल जाएगी। यदि आप लैब की तैयारी कर रहे हैं तो इस किताब को एक बार जरूर पढ़िएगा भाई, है ना। इस किताब को आपको पढ़ना ही है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी बीके इसलिए आपको पढ़ना है, बल्कि आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ना है। इसके साथ ही साथ जो क्लासें हो रही है, ये नोट्स है लास्ट के टाइम में कि आपको एक महीने में 4 बार रिवीजन करना है, तो ये किताब सबसे बेस्ट आपको मिलेगी। इसके अलावा ऐप में टेस्ट सीरीज चल रही है, और अभी मात्र वो टेस्ट सीरीज 151 रुपए की कर दी गई है। कितनी? 151 रुपए की कर दी गई है। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएंगे जो है अब क्या है, ज्यादा सीरियस जो थे वो तो पहले ही जुड़ चुके थे, अब जो थोड़े कम सीरियस है वो अब जुड़ेंगे। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अभी भी आपके पास मौका है कि टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये रहता है कि सर उसमें टेस्ट थोड़े बाकी है, तो जल्द अगले 5 से 7 दिन में संपूर्ण टेस्ट आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। अब विधिवत रूप से चलते हैं भाई। देखिए, कक्षा 11 को अपन ने कंप्लीट कर लिया है, और प्रैक्टिकल वाला पोर्शन मैं भी करवाऊंगा, और राकेश जी आंवला सर जो मेरे साथ ऑब्जेक्टिव किताब लिखने वाले थे वो भी करवाएंगे। पिछली फर्स्ट ग्रेड में उसकी 49 रैंक थी, तो वो करवाएंगे, मैं करवाऊंगा। साथ ही साथ बाकी का पोर्शन मैं करवा ही रहा हूँ। कक्षा 11 को अपन ने कंप्लीट तरीके से पढ़ लिया है। अब कक्षा 12 आज से शुरू कर रहे हैं। कक्षा 12 है ये मानव भूगोल, प्रकृति और विशेष क्षेत्र की बात करेंगे। मानव भूगोल के बारे में देखो 2 किताबें चलेगी आपके। पहली है मानव भूगोल, इसको कवर करेंगे, और अगली किताब को जल्द कवर करते हुए इसके सिलेबस को सल्टा देंगे भाई। भूगोल क्या है, हमने शुरू में भी पढ़ा था कि भूगोल क्या है, वापस पढ़ लेता है, क्योंकि कक्षा 12 में दे रखा है भूगोल क्या है। देखो भाई, एक पूछा जा सकता है भूगोल क्या है, 3 ऑप्शन में ये आ जाए, चौथा कोई और आ जाए। तो भूगोल एक समाकलनात्मक विषय है। मतलब ये क्या है, अलग अलग विषयों के जोड़ से बना हुआ विषय है, मतलब सभी विषयों का इसमें समावेश है। ये एक समाकलनात्मक विषय है, ये एक अनुभाविक विषय है। इसमें देखिए, अनुभव से अनुभव से इस विषय का उदय हुआ है। साथ ही साथ वास्तविक आंकड़े, अरे वास्तविक आंकड़े तभी आएंगे ना जब आपने अनुभव के माध्यम से सर्वे किया है। तो भूगोल एक समाकलनात्मक विषय है, भूगोल एक आनुभाविक विषय है, भूगोल एक व्यवहारिक विषय है। मतलब ये मानव के व्यवहार के अनुसार अपने आप को डालता हुआ नजर आता है। ये एक व्यवहारिक विषय है। तो पूछा जा सकता है क्या भूगोल एक व्यवहारिक विषय? बिल्कुल है। भूगोल एक आनुभाविक विषय? बिल्कुल है। भूगोल एक समाकलनात्मक विषय है, संश्लेषणात्मक विषय? बिल्कुल है। ये अलग अलग विषयों का संश्लेषण अपने अंदर करता है। तो भूगोल का मुख्य सरोकार की बात करें तो देखो, पृथ्वी को मानव के घर के रूप में, मतलब ये जो पृथ्वी है, भूगोल क्या करता है, इस पृथ्वी को मानव का घर मानता है। मानव के घर के रूप में इसको समझना
और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना जिन्होंने मानव को पोषित किया है। सिंपल सी बात है। भूगोल की परिभाषा अपन देखें, भूगोल क्या है? तो भूगोल ये जो पृथ्वी है इसको मानव ग्रह के रूप में, मानव के घर के रूप में परिभाषित करता है और उन तत्वों का अध्ययन करता है जो इस पृथ्वी पर विद्यमान है और अपने को क्या करते हैं? ये पोषित करते हैं, मतलब अपने को प्रभावित करते हैं। सिंपल भाषा में भूगोल इस पृथ्वी को मानव घर के रूप में क्या करता है? परिभाषित करता है और इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले वो तत्व जो मानव को प्रभावित करते हैं उनका अध्ययन करता है। पृथ्वी के दो प्रमुख घटक है भाई। एक तो प्रकृति, जिसमें अपन भौतिक पर्यावरण की बात करेंगे। मतलब पृथ्वी के दो घटक है, एक तो प्रकृति, दूसरा है जीवन के रूप में, मतलब जितने भी जीव जंतु वगैरह है जिसमें मनुष्य भी शामिल है। तो भूगोल के दो प्रमुख घटक प्रकृति और जीवन के रूप। अब देखो, भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल। कक्षा 11 बनाम कक्षा 12। कक्षा 11 में भौतिक भूगोल चलती है और कक्षा 12 में मानव भूगोल चलती है। देखो, इसका चलने का मजा तब ये जब आप एग्जाम निकाल लोगे। भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है, मतलब इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है। देखो, एक आता है ना वो जूलॉजी, जूलॉजी बोलते हैं क्या? भूगर्भ विज्ञान। मतलब जो पृथ्वी को 3 फुट नीचे से अध्ययन करता है और उसी का पार्ट है भूगोल। मतलब उससे भी अपन ने कुछ ना कुछ लिया है। अब पृथ्वी के 3 फुट अंदर से यदि बात करें, वैसे तो अपन पृथ्वी की आंतरिक संरचना में एक बार अध्ययन करते हैं, लेकिन मोटे तौर पर अपन बात करें तो पृथ्वी को 3 फुट नीचे से लेकर पूरे आसमान तक अध्ययन भूगोल में किया जाता है। 3 फुट नीचे से लेकर अपन चले पृथ्वी के कोर वाले भाग तक, वहां भूगर्भ विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो अपन भौतिक भूगोल की बात करें तो भौतिक पर्यावरण का अध्ययन इसमें मुख्यतः किया जाता है। मतलब इस सरफेस से ऊपर जो कुछ भी है वो भूगोल में अपन अध्ययन करते हैं। जैसे भू आकृति, मतलब कैसी भू आकृतियां हैं, मिट्टी कैसी है, जलवायु का अपन अध्ययन करते हैं, जल का अध्ययन करते हैं, जल का संचलन, संवहन, ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी थी। प्राकृतिक वनस्पति आदि का अध्ययन भौतिक भूगोल में करते हैं। अब देखो, मानव भूगोल भौतिक एवं मानवीय जगत के बीच संबंधों को बताता है। मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण तथा सामाजिक व आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। मतलब है भौतिक व मानवीय जगत के बीच संबंधों का अध्ययन किसमें करते हैं? मानव भूगोल में करते हैं। देखिए, सारी चीजें समझाते हुए चलूंगा मैं, बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। निश्चित तौर पे आप लोगों को बहुत फायदा होगा, है ना। ये क्विक रिवीजन भी है और आसानी से समझ में आएगा। मानव भूगोल की 3 परिभाषाएं आपके कक्षा 12 में दे रखी है, ठीक है। इस क्लास को कक्षा 12 के स्टूडेंट, जहां पर टीचर वगैरह फिलहाल नहीं है, वो भी पढ़ सकते हैं। बिल्कुल लाइन टू लाइन कक्षा 12 को पढ़ाया गया, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। लैब असिस्टेंट के लिए एनसीईआरटी के अलावा एक्स्ट्रा पढ़ना है तो मेरी बुक पढ़ना और टेस्ट सीरीज देना। आपकी एनसीईआरटी में ये 3 परिभाषाएं हैं। रेड जेल की है, इस एलएनसी सैंपल की है, वी डीला ब्लास की है। अब देखो, 3 चीज यहां पर आ गई है तो बात करते हैं। ये किससे? पर्यावरणीय निश्चयवाद से संबंधित है। ये दोनों किससे है? पर्यावरणीय पर्यावरणीय निश्चयवाद से संबंधित है, दोनों के दोनों। और ये पॉल वी डी लाप्लास, ये किससे संबंधित है? ये आपके संभववाद से संबंधित है। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या होता है, संभववाद क्या होता है, नव निश्चयवाद क्या होता है और अमूलवादी विचारधारा क्या होती है, व्यवहारवादी विचारधारा क्या होती है। तमाम बिंदुओं के बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले रेड जेल की परिभाषा। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन करता है। बिल्कुल इतनी लंबी परिभाषा आपको देखनी भी नहीं है, इतना सा याद रखना कि संश्लेषित अध्ययन की बात कहाँ की गई है, तो वो रेड जेल की परिभाषा में है। यहाँ संश्लेषित अध्ययन, ये पर्टिकुलर नाम याद रखना कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। अब देखो, सैंपल क्या कह रही है, ये तो परिभाषा आपको याद रही जाएगी कि मानव भूगोल अस्तर पृथ्वी। अरे पृथ्वी स्तर है क्या? नहीं है, स्तर है, सिंपल सी बात है। और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। बाकी कुछ भी याद नहीं रखना, अस्तर पृथ्वी और क्रियाशील मानव, दोनों बात जो है सैंपल ने सही कही थी। क्या कही थी? कि मानव भूगोल के अंतर्गत अस्तर पृथ्वी जो कि घूम रही है
और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो इसमें भाई ए स्तर पृथ्वी और क्रियाशील मानव याद रखना। ब्लास की बात करें, ब्लास ने क्या कहा है? पृथ्वी के भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना। देखो इसमें क्या आया है? संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान, और इसने बात करी है संश्लेषित अध्ययन की, और अधिक भी नाम नहीं आया है। तो रेट जेल संश्लेषित अध्ययन, और ब्लास के बारे में बात करें तो संबंधों के बीच अधिक संश्लेषित ज्ञान, वो अध्ययन की बात कर रहा है, ये ज्ञान की बात कर रहा है। तो तीनों परिभाषा दिमाग में फिट कर लेना भाई। आगे चलते हैं, मानव भूगोल की प्रकृति। अब देखो मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है? तो मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण, क्या होता है मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण की यदि बात करें तो देखो एक तो होता है नेचुरल पर्यावरण जैसा प्रकृति ने प्रदान किया है, और उसमें मॉडिफाई करके मानव ने जो जैसे घर बना दिया, अपना आवास बना दिया, एक समाज का निर्माण कर दिया, वो क्या हो गया? मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरणीय। इन दोनों के अंतर संबंधों का अध्ययन उनकी परस्पर अन्योन्य क्रिया के द्वारा करता है। तो मानव भूगोल क्या करता है? भौतिक पर्यावरण और मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। अब देखो भौतिक पर्यावरण के तत्व कौन कौन से हो गए? भू आकृति हो गई, मृदा, जलवायु, जल, प्राकृतिक वनस्पति पहले देख लिया। अब मानव निर्मित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण की बात करें तो ग्रह, मतलब जो घर अपन बनाते हैं, ये ग्रह, ये वाला ग्रह है भाई, ये वाला ग्रह है। गांव हो गया, नगर हो गया, सड़कों ये ये वाला ही है भाई, यही है ना, ये वाला ही है, ये सही है। तो गृह, गांव, नगर, सड़कों व रेलों का जाल जो बिछाता है मानव, उद्योगों का निर्माण करता है, खेत। अब बोलेंगे सर खेत तो जो है प्रकृति की देन है, ये तो इसमें आना चाहिए। अरे नहीं, बिल्कुल भाई, ताल पड़े थे, ताल पड़े थे। अब मानव ने क्या किया? उसके अंदर चारों तरफ बाड़बंदी करी और एक निश्चित घेरे को अपना बना लिया, मतलब एक खेत का रूप दे दिया। तो ये किस में आएगा? मानव निर्मित तत्वों में आएगा। पतन मतलब बंदरगाह। भौतिक संस्कृति के अन्य जितने भी तत्व हैं वो किस में आएंगे? मानव निर्मित है। प्रकृति और मानव, क्या इन्हें अलग किया जा सकता है? सबसे पहले तो नहीं किया जा सकता, कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। यहां तक की बात करें, जब पृथ्वी का अध्ययन करेंगे तो मानव बीच में आएगा, जब मानव का अध्ययन करेंगे तो पृथ्वी बीच में आएगी। भूगोल में यह बहस रही है कि क्या भूगोल को नियम बनाने वाला होना चाहिए? बिल्कुल भाई, भूगोल क्या है? नोमोथेटिक भी है, या विवरणात्मक होना चाहिए? क्या अध्ययन का उपागम प्रादेशिक होना चाहिए या फिर क्रमबद्ध होना चाहिए? तो देखो भाई, हम बोल्ट और रीटर अपन बात करते हैं। प्रादेशिक भूगोल का जनक क्रमबद्ध भूगोल का जनक, और प्रादेशिक भूगोल का जनक हम बोल्ट और रीटर क्रमशः। तो भूगोल क्या है? नियम बनाने वाला भी है और विवरण देने वाला भी है, मतलब इसका क्या है? गठजोड़ वाला विषय है। इसको अपन प्रादेशिक रूप में भी पढ़ते हैं, क्रमबद्ध रूप में भी पढ़ते हैं। आगे अपन देखेंगे कि क्रमबद्ध क्या होता है, प्रादेशिक क्या होता है। देखो जैसे अपन बात करें एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप की सबसे पहले अपन के भूआकृतिक प्रदेश, वहां की जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, ये सारी चीजें एक ही संदर्भ में देखेंगे, एक ही प्रदेश की बात करेंगे, तो वो हो गया प्रादेशिक उपागम। क्रमबद्ध की बात करें तो अपन ने एशिया की जलवायु देखी, उसके बाद किसकी? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इस तरीके से अपन अलग अलग एक बिंदु को लेके देखेंगे, तो वो हो गया क्रमबद्ध अध्ययन। अब देखो उपागम का मतलब क्या है? भूगोल को पढ़ने के दो तरीके हैं, भूगोल के दो उपागम है, प्रादेशिक उपागम और क्रमबद्ध उपागम। अब देखो क्रमबद्ध को क्या बोलते हैं? विषय वस्तु उपागम भी बोलते हैं, ये भी याद रखना। अतः ये निष्कर्ष निकला कि प्रकृति और मानव अविभाज्य तत्व हैं, इनको कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, इन्हें समग्रता में देखा जाता है, और भूगोल एक समग्र विषय भी है, ये भी याद रखना। रोचक तथ्य ये भाई जो है आप देख लेना नोट्स में, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे नहीं मेरे को। मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवकरण, मतलब किस तरीके से मानव का प्राकृतिकरण हुआ है, मतलब मानव ने अपने आप को प्रकृति के अनुसार डाल लिया है, और किस प्रकार प्रकृति में परिवर्तन करते हुए मानव ने अपना साम्राज्य स्थापित किया, दोनों बारे में देखते हैं।
तो यहां पर जो परिभाषा ये आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है? ये है प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति का मानवीकरण किस प्रकार से हुआ है? देखो, मनुष्य अपनी प्रौद्योगिकी मतलब अपनी टेक्नोलॉजी की सहायता से भौतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया करता है। मतलब ये जो भौतिक पर्यावरण है, ये जो पृथ्वी का सरफेस है, इससे क्या करता है? अन्योन्य क्रिया करता है। महत्वपूर्ण ये नहीं कि मानव क्या बनाता है, बल्कि ये है कि वे किन उपकरणों और तकनीकों से बनाता है। मतलब ये है कि मानव ने प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए इस भौतिक पर्यावरण को बदल दिया है। ये क्या है? प्रकृति का मानवीकरण है। मतलब है मानव ने अपने आप को स्थापित यहाँ पर किया है। प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। बिल्कुल होती है भाई। कैसे? सांस्कृतिक विकास का कौन सा स्तर है, ये पता चलता है कि उसकी टेक्नोलॉजी कैसी है। जैसे जापान, जापान की टेक्नोलॉजी बहुत शानदार है। वहां संसाधन नहीं है क्योंकि वो रिंग ऑफ फायर वाले मामले में, रिंग ऑफ फायर वाले जोन में स्थित है। आप सभी को पता है प्रशांत प्लेट और यूरेशियन प्लेट, प्रशांत और यूरेशियन प्लेट की बिल्कुल सीमा पर है आपका जापान, है ना? वहां सर्वाधिक भूकंप आते हैं, सर्वाधिक ज्वालामुखी आते हैं, फिर भी वो एक संपन्न राष्ट्र में माना जाता है, विकसित राष्ट्र में माना जाता है। क्यों माना जाता है? वो इसलिए माना जाता है कि उसकी टेक्नोलॉजी का जो स्तर है ना, वो अच्छा है भाई। ठीक है, आगे बात करें। अब देखो अफ्रीका, अफ्रीका में संसार के सर्वाधिक संसाधन है, लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो गरीब है बेचारे, है ना? और उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग वहां पर अमेरिका कर रहा है, वहां के संसाधनों को खुद निकाल के ले जा रहा है और अपने क्या कर रहा है? बिल्कुल सुरक्षित रख रहा है। अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है, पैसे, सब कुछ है, इस कारण वो इन्वेस्ट कर रहा है अफ्रीका में, अफ्रीका का माल उठा के ले जा रहा है और अपने सुरक्षित रख रहा है। इसी कारण तो अमेरिका को सबसे धनी राष्ट्र माना जाता है। प्रौद्योगिकी और प्रकृति का ज्ञान की बात करें तो किस तरीके से मानव ने प्रकृति को बदला है? तो सर्वप्रथम अग्नि की खोज करी, फिर बीमारियों पर विजय पाई और तेज यान बनाए। देखो ऐसे निष्कर्ष क्या है? प्रकृति का ज्ञान प्राप्त किया, प्रौद्योगिकी का विकास किया और पर्यावरण की बंदी से कम होती गई, कम होती गई, तो क्या हुआ? प्रकृति का मानवीकरण हुआ। ठीक है भाई, इसे क्या बोलते हैं? संभववाद। अब देखो पर्यावरणीय निश्चयवाद, इसके जनक की यदि बात करें तो कौन है भाई? रेड जेल है। कौन है? रेड जेल है। पर्यावरणीय निश्चयवाद के जनक रेड जेल। और मानव भूगोल के जनक भी कौन माने जाते हैं? रेड जेल माने जाते हैं क्या? बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में। प्राकृतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया की आरंभिक अवस्थाओं में मानव इससे अत्यधिक प्रभावित था। उन्होंने प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को डाल लिया। मतलब क्या ये लाइन कह रही है कि शुरुआत में मानव ने अपने आप को प्रकृति के अनुसार डाल लिया। उसको लगता कि इस पेड़ को मैं यदि काटूंगा तो मेरे को पाप लगेगा। मतलब ये पेड़ देवता है, ये वन देवता है, ये जल देवता है, इस जल को मैं खराब करूंगा तो मेरे को पाप लगेगा, है ना? और धीरे 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 मानव ने क्या है? इन बंदिशों को, के ये तो सिर्फ क्या है? भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। तो फिर मानव ने क्या है? समुद्र के अंदर से बड़े बड़े रास्ते निकाल दिए, वनों को सल्टा दिया, सब कुछ अपने अकॉर्डिंग कर लिया। इससे हुआ क्या? इस प्रकृति का नाश हुआ। मतलब संभववाद इस प्रकृति के लिए तो घातक है। हालांकि विकास की दृष्टि से अच्छा है, लेकिन प्रकृति के लिए घातक है। पहले का मानव अच्छा था क्या? अच्छा था, बिल्कुल। तभी तो अपन पढ़ते हैं जल देवता, अग्नि देवता, वायु देवता। वो कभी भी छेड़खानी नहीं करता था कि ठीक है जितना दे रहा है उतना ले लो, मैं इसके साथ छेड़खानी नहीं करूंगा। कारण उस समय क्या था? प्रौद्योगिकी का जो स्तर है वो अत्यधिक निम्न था और मानव के सामाजिक विकास की अवस्था भी कैसी थी? आदिम थी। आदिम थी, अच्छी थी। हालांकि थोड़ा मानव को विकसित होना था, लेकिन इतना भी नहीं होना था। आने वाले समय में तो और ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा विकसित मतलब मानव का नाश, प्रकृति का नाश। जैसे जैसे मानव विकसित हो रहा है, उसकी लालसा भी बढ़ रही है। उसका रहने का ढंग, खाने का ढंग, सारी चीजें बदल रही है। मतलब विलासपूर्ण जिंदगी जीना चाहता है वर्तमान मानव। और हमारे दादा परदादाओं को देख लो, जितना मिलता था ना उतने में संतुष्ट थे कि भाई मिर्चा मिल गई, रोटी मिल गई और एक कांदो मिल गई और बाटी मिल गई, तो इनमें वो एकदम संतुष्ट थे। अभी वर्तमान में अपने को काजू कतली भी मिल जाती है, फिर भी नहीं यार संतुष्ट नहीं, गुलाब जामुन तो नहीं है। अरे भाई पहले के जमाने में, मैं जब छोटा था ना तब मेरे को याद है, जब आज से 20 साल पहले, जब बाजरे की रोटी की जगह शाम को
किसी घर में गेहूं की रोटी बन जाती थी ना, तब भी वो लोग इतने खुश होते कि भाई आज तो गेहूं की रोटी बनी है, खुशियां मनाओ। मतलब आज से 20 साल पहले ये गेहूं की रोटी भी एक कतली के समान थी, काजू कतली के समान थी। तो मानव ने धीरे धीरे प्रगति तो की, लेकिन लालसा बहुत बढ़ गई है। परिणाम क्या? आदिम मानव समाज और प्रकृति की शक्तियों के बीच इस अन्योन्य क्रियाओं को क्या कहा गया? पर्यावरणीय निश्चयवाद। सिंपल सी बात है, मानव ने पर्यावरण के साथ अंत्योदय क्रिया की और इसमें प्रकृति को ऊंचा बताया गया। मानव ने अपने आप को उस प्रकृति के अनुसार जब ढाल लिया तो वो क्या कहलाया? वो पर्यावरणीय निश्चयवाद। मतलब पृथ्वी ने जो कुछ कह दिया वो सही है, अपने को उससे जितना मिल रहा है उतना ले लो, उसके साथ अपन छेड़खानी नहीं करेंगे। मानव प्रकृति को सुनता था, उससे भयभीत होता था और उसकी पूजा करता था, है ना। अपन आज भी भूमि पूजन करते हैं ना, कम लोग ही करते हैं भाई, अब धीरे धीरे मॉडर्न हो गए। अब देखो ये वेद की कहानी है भाई, मानव का प्राकृतिकरण, किस तरीके से मानव जो है प्रकृति के अनुसार डलता है। वो वन की आत्मा को धन्यवाद देता है कि मेरे को ये चीज मिल गई, जड़ी बूटियां इकट्ठा करता है, मतलब अपने आप को प्रकृति के अनुसार डालता है। अब देखो संभववाद, इसका कौन है? पॉल वी डीला ब्लास है। कौन है? ब्लास है इसका जनक, उसका रेड जेल है, इसका ब्लास है। देखो समय के साथ लोग पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगते हैं। धीरे धीरे मानव ने इस प्रकृति को समझ लिया कि ये तो कुछ नहीं करेगी, अपन इसके साथ छेड़खानी भी करेंगे ना तो ये कुछ नहीं करेगी। इसको समझा, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ मानव बेहतर प्रौद्योगिकी विकसित करते हैं। मानव धीरे धीरे अपनी टेक्नोलॉजी का विकास करता है और इस पृथ्वी के साथ छेड़खानी करना शुरू कर देता है। अभाव की अवस्था, प्रकृति पर पूर्ण निर्भरता क्या है? अब इसका अभाव हो जाता है। मानव कुछ नया करने का प्रयास करता है, स्वतंत्रता की अवस्था आ जाती है, संसाधनों से संभावनाएं उत्पन्न होती है, मानव इस संसाधनों का उपयोग करना लग जाता है और इस पृथ्वी पर सांस्कृतिक भूदर्शियों का निर्माण करता है। आज ये जो आप स्टूडियो देख रहे हैं, यहाँ पर कहीं बहुत साल पहले, बहुत समय पहले क्या था? सिर्फ प्रकृति का ही बोलबाला था। धीरे धीरे यहाँ पर मेरे दादाजी ने घर बनाया और मैंने सोचा अब इसको और मॉडिफाई कर लूं, मॉडिफाई करके मैंने स्टूडियो बना दिया। मतलब टेक्नोलॉजी का पूरा पूरा प्रयोग कर लिया, मतलब प्रकृति का क्या कर दिया? प्रकृति का मानवीकरण मैंने कर दिया। मानवीय क्रियाओं की छाप सर्वत्र इस पूरे स्टूडियो में मानव की छाप आपको नजर आएगी। कहीं पर भी जो वास्तविक प्राकृतिक परिदृश्य था या प्रकृति की जो देन थी वो नहीं मिलेगी, सारी की सारी जगह मॉडिफाई किया हुआ मिलेगा। पहले के विद्वानों ने इसे संभववाद का नाम दिया। प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उनका उपयोग करता है। मतलब प्रकृति ने अवसर दिए और मानव ने उसका उपयोग किया। ये क्या हो गया? संभववाद। तो दोनों चीजें समझ में आ गई। पर्यावरण निश्चयवाद मतलब मानव से पृथ्वी ऊपर थी। यहां पर क्या है? प्रकृति ने अवसर दिए और मानव ने उसका उपयोग किया और प्राकृतिक भूदर्श्य की जगह मानव ने सामाजिक और सांस्कृतिक भूदर्शियों का निर्माण कर दिया। संभववाद के उदाहरण की बात करें तो ऊंचे पर्वतों पर पहले क्या थे कि हे पर्वत देवता, है ना। अरे महाभारत में देखा था ना, श्री कृष्ण ने गिरधर बोलते तभी तो गिरी को धारण किया था कि भाई उस समय इनको देवता माना जाता था। स्वास्थ्य विश्राम मतलब पिकनिक स्थल बना दिए ना मानव ने। उस ऊंचे पहाड़ों पर, उन ऊंचे पहाड़ों पर मानव ने क्या बना दिए? टूरिस्ट के जाने के लिए टूरिज्म वाला मामला स्थापित कर दिया भाई। विशाल नगरीय प्रसार, मैदानों और पहाड़ियों पर नगर बसाए गए। अब देखो हरिद्वार से ऊपर जहां जहां गंगा बहती है उसके किनारे पर घर बना दिए गए। मतलब पहाड़ों में घर बना दिए गए, नगर बसा दिए और मैदानों में तो बस ही गए भाई। तटों पर पतन, समुद्री व्यापार के लिए बंदरगाह विकसित कर दिए मानव ने। मानव ने अंतरिक्ष तक अपनी पहचान है बनाई है। अंतरिक्ष में उपग्रह सैटेलाइट स्थापित कर दिए जिससे अपना कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल वगैरह चलता है। देखो भाई ये फिर उसकी कहानी है कि किस प्रकार से कैरी की कहानी के माध्यम से यहाँ पर आपको एनसीईआरटी में समझाया गया है। अब देखो इंपॉर्टेंट है, वापिस जो चीजें मैंने बताई थी वो वापिस। तीन मुख्य उदाहरण अपन यहाँ पर देखते हैं। पर्यावरणीय निश्चयवाद, जनक मैंने बता दिया, रेडजेल। संभववाद, ब्लास। नव निश्चयवाद, ग्रिप्त टेलर। तीन पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब देखो पर्यावरणीय निश्चयवाद, तीनों को तुलनात्मक देखते हैं। पर्यावरणीय निश्चयवाद का मतलब क्या है? प्रकृति ही सब कुछ, प्रकृति ही सब कुछ है और ये तय करती है मानव प्रकृति का दास है। पूछा जा सकता है कि मानव प्रकृति का दास है, ये कौन सी अवधारणा का सेंटेंस है? तो वो पर्यावरणीय निश्चयवाद का है। किसका है? पर्यावरणीय निश्चयवाद का है। संभववाद की यदि बात करें
तो मानव प्रकृति के अवसरों का उपयोग करता है, फायदा उठाता है, और मानव इसमें स्वतंत्र है। ये आधुनिक समाज की परिभाषा है। मतलब ऐसी अवधारणा जिसमें मानव स्वतंत्र है और अपनी आवश्यकता अनुसार प्रकृति के साथ छेड़खानी करता हुआ अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, तो वो हो गया संभववाद। नवनिश्चयवाद दोनों का मिला जुला रूप है। कैसे? एक उदाहरण के माध्यम से आगे समझाया गया है कि आप पटरी क्रॉस कर रहे हैं, रेड लाइन है, या कोई चौराया क्रॉस कर रहे, रेड लाइन है, रुक गए, पीली बत्ती हुई, आपने सोचा, ग्रीन हुई, निकल गए। मतलब आप आए, रुके, सोचा और फिर निकले। मतलब दोनों चीजें हुई कि कौन सी काम की है, कौन सी नहीं है, वो नवनिश्चयवाद है। इसके क्या है, कौन है? अरे भाई, इसका विकास करने वाला है ग्रिप्त टेलर। न तो पूरी बाध्यता है, न पूरी स्वतंत्रता, बीच का रास्ता है, प्राकृतिक नियमों का पालन करते हुए विकास करना। ठीक वैसे ही जैसे सतत पोषणीय विकास की परिभाषा है कि आने वाली भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करना क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास कहलाता है। और ठीक नवनिश्चयवाद की वैसी परिभाषा है कि न तो पूरी बाध्यता है और न पूरी स्वतंत्रता है, प्राकृतिक नियमों का पालन करते हुए मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो वो नवनिश्चयवाद कहलाता है, ग्रिप्त टेलर की अवधारणा कहलाती है। अब देखो भाई, ये मैंने उदाहरण बता दिया। इसे रुको और जाओ भी कहते हैं। रुको और जाओ की अवधारणा भी किसने दी? ग्रिप्त टेलर ने दी। भूगोलवेत्ता ग्रिप्त टेलर ने ये नई संकल्पना दी जो पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच का मार्ग है भाई, दोनों के बीच का मार्ग है। लाल बत्ती का मतलब है रुको, पीली बत्ती तैयार रहो, सोचो, और हरी बत्ती जाओ। ये कौन कहता है? नवनिश्चयवाद कहता है। पानी पी लेता हूं एक बार। थोड़ी तबीयत ही डाउन है रे। जब से आपको पढ़ाने लगा हूं ना, ये तबीयत पूरा ऊपर सही रहती नहीं है भाई। अब देखो, मानव भूगोल की वर्द अवस्थाओं की बात करें, यहां से पूछा जा सकता है कि कौन सी समय अवधि में कौन सा उपागम आया। इनको भूल जाइए। देखो, आर्थिक उपनिवेश युग में क्या आया? भूगोल में अन्वेक्षण आया और विवरण आया। तो इस कारण भूगोल को अन्वेक्षणात्मक विषय भी कहते हैं और विवरणात्मक विषय भी कहते हैं। तो आर्थिक उपनिवेशिक युग में अन्वेक्षण और विवरण दोनों आए। अब उत्तर उपनिवेशिक युग में क्या आया? प्रादेशिक विश्लेषण आया। क्या आया? प्रादेशिक विश्लेषण आया कि प्रदेशों का विश्लेषण करते हुए भूगोल में अध्ययन किया गया। 1930 के दशक की बात करें तो क्षेत्रीय विभेदन की बात की गई। क्षेत्रीय विभेदन की बात की गई। द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, द नेचर ऑफ ज्योग्राफी 1939 की वो किताब किसकी? रिचर्ड हार्टसन की, जिसमें क्या किया गया है? क्षेत्रीय विभेदन की बात की गई है। तो क्षेत्रीय विभेदन जनक कौन है? रिचर्ड हार्टसन, 1939, द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, जिनकी बुक है, याद रखना भाई। 1950 से 1960 का दशक, इसमें किसकी बात की गई? स्थानिक संगठन की। किसकी? स्थानिक संगठन की बात की गई 1950 से 60 के दशक में। मतलब देश जब आजाद हुआ था ना, उसके बाद की बात है। उसके बाद का जो दशक है वो कौन सा है? स्थानिक संगठन का। 1970 के दशक की बात करें तो 3 नई विचारधाराओं का उदय हुआ। पूछा गया था एक बार फर्स्ट ग्रेड में भी कि मानवतावादी, आमूलवादी, ये इस तरीके से भाई, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय कब हुआ? तो 1970 के दशक में हुआ। अब होता क्या? मानवतावादी, मानवता, मानव कल्याण की बात इसमें की गई है। मतलब कि मानव किस तरीके से सोचता है, काम करता है, ये सारी चीजें इसमें मानवतावादी में की गई है। आमूलवादी, इसे मार्क्सवादी भी कहते हैं। मतलब ये छुआछूत, गरीबी और पूंजीवादी के विरुद्ध इस प्रकार की अवधारणा की बात इसमें की गई है। ये मुख्यतः जो मानव में भेदभाव किया जाता है उसके विरोध में ये आमूलवादी विचारधारा है। व्यवहारवादी, मानव किस तरीके से व्यवहार करता है, ये तीनों की तीनों विचारधाराएं 1970 के दशक में आई। 1990 का दशक किसका कहलाता है? उत्तर आधुनिकवाद का दशक कहलाता है। 1970 के दशक की 3 विचारधाराओं की बात करें तो मानवतावादी विचारधारा, इसमें क्या है? लोगों के सामाजिक कल्याण से संबंधित, जैसे आवासन हो गया, मतलब रहना, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे पक्षों की बात की गई। किसमें? मानवतावादी, मतलब मानव के कल्याण की बात की गई। इस कारण से मानव कल्याणकारी विचारधारा भी अपन कह सकते हैं। सामाजिक कल्याण के रूप में भूगोल यहां से आरंभ होता है। आमूलवादी विचारधारा, कौन सी विचारधारा? अमूलवादी विचारधारा, इसे क्या कहते हैं? रेडिकल विचारधारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
रेडिकल विचारधारा भी कहते हैं। मानवतावादी विचारधारा से संबंधित कौन है भाई? तुआन नाम के जो भूगोलवेत्ता थे वो इससे संबंधित है। ठीक है, अमूलवादी रेडिकल विचारधारा, इसे मार्क्सवादी विचारधारा भी कहते हैं। मार्क्स के सिद्धांतों के कारण इसे मार्क्सवादी विचारधारा भी कहते हैं। तो रेडिकल विचारधारा, मार्क्सवादी विचारधारा, अमूलवादी विचारधारा, तीनों क्या है? तीनों एक है भाई। समकालीन सामाजिक समस्याओं का संबंध पूंजीवाद के विकास से है। ये पूंजीवाद के विरुद्ध वाली विचारधारा है। व्यवहारिक विचारधारा की बात करें तो प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानव जातीयता, प्रजाति, धर्म आदि पर आधारित सामाजिक संबंधों के विकलनात्मक बोध पर जोर देती है। मानव भूगोल के उपक्षेत्र यहां से पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो वार्षिक और वार्षिक दोनों एग्जाम हुए थे ना, उसमें ये बोर्ड में भी पूछे गए थे सवाल। यहाँ से 101% सवाल पूछा जा सकता है। इधर है मानव भूगोल के क्षेत्र, इधर है उपक्षेत्र। पूछा जा सकता है कि कौन सा उपक्षेत्र कौन से क्षेत्र में आता है। तो सामाजिक भूगोल, सामाजिक भूगोल सबसे पहले तो ये याद करना, मानव भूगोल के क्षेत्र, मानव भूगोल के क्षेत्र, और ये मानव भूगोल के उपक्षेत्र। अब सामाजिक भूगोल के अंतर्गत क्या क्या आता है? व्यवहारवादी आता है। अरे समाज में क्या देखते हैं? व्यवहार देखते हैं कि नहीं देखते? देखते हैं। सामाजिक कल्याण का भूगोल, अब समाज की बात है तो सामाजिक कल्याण होगा ही। अवकाश का भूगोल और लिंग भूगोल, ये दो आप लोगों के लिए थोड़े डिफिकल्ट हो सकते हैं, लेकिन अवकाश का भूगोल और लिंग भूगोल, इसके अलावा ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल और सांस्कृतिक भूगोल। देखो, व्यवहारवादी, सामाजिक कल्याण, अवकाश, लिंग, चिकित्सा, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक, ये सारी की सारी सामाजिक भूगोल के अंतर्गत आता है। छाप लेना, रट लेना, जैसे भी हो दिमाग में फिट कर लेना भाई। नगरीय भूगोल की बात करें तो नगरीय भूगोल का कोई उपक्षेत्र यहां पर नहीं दिया गया है। राजनीतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल में दो उपक्षेत्र है, एक तो निर्वाचन और एक सैन्य। देखो, सेना, जैसे अपने तो यहाँ राजनीति से क्या है, दूर है सेना, लेकिन पाकिस्तान जैसे राष्ट्र जो है वो सेना, वहां की सेना राजनीति में इन्वॉल्व रहती है। तो वैसे आपको याद करना है, राजनीतिक भूगोल में निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल दोनों को शामिल किया गया है। जनसंख्या भूगोल का कोई अलग से नहीं दिया गया है। अब देखो आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल में देखो संसाधन। अरे जिसके पास संसाधन होंगे वो आर्थिक दृष्टि से संपन्न होगा ना। कृषि, जिसके कृषि अच्छी होगी तो वो आर्थिक स्थिति भी उसकी मजबूत होगी। उद्योग, जिसका उद्योग धंधा अच्छा चलेगा वो आर्थिक दृष्टि से मजबूत होगा। विपणन मतलब व्यापार वाला मामला हो गया, तो उसमें भी आर्थिक नाम दिख रहा है आपको। पर्यटन, पर्यटन जो है आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का भूगोल आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आता है, और आवास भूगोल का कोई अलग से नहीं दिया गया है। तो आप देखो, ये सारी चीजें याद करने की बजाय ये याद कर लो ना कि आर्थिक भूगोल में ये आ रहा है, जनसंख्या भूगोल में ये आ रहा है, बाकी लगभग ये आ रहा है। किसमें आ रहा है? सामाजिक भूगोल में। अब देखो मानव भूगोल की अंतर विषयक प्रकृति की बात करें तो मानव भूगोल जो है समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, इतिहास, मानव विज्ञान जैसे अनेक सामाजिक विज्ञानों से जुड़ा हुआ है। यही इसे एक जीवंत और व्यापक विषय बनाता है। तभी तो कहते हैं कि भूगोल एक जीवंत विषय है, ये एक मरा हुआ विषय नहीं है। ये हिस्ट्री की तरह बाबर का हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब और औरंगजेब के सारे पुत्र, इस तरीके का अध्ययन नहीं किया जाता। ये एक जीवंत सब्जेक्ट है। आंधी आज आ रही है, क्यों आ रही है, किस कारण आ रही है, क्या कल आएगी, कल ऐसा होगा, ये है। पत्ते क्यों झड़ रहे हैं, बसंत ऋतु है। सर्दी क्यों पड़ रही है, गर्मी क्यों पड़ रही है, लू क्यों आ रही है, आंधी क्यों आ रही है, ये तमाम चीजें जो अपने को दिखती है उसका अध्ययन कौन करता है? आपका अपना भूगोल करता है। तो भूगोल कैसा विषय है? एक जीवंत विषय है। मानव भूगोल देखो, मानव तथा प्रकृति, समाज, प्रौद्योगिकी और संस्कृति सब कुछ एक साथ किसमें? मानव भूगोल में अपन पढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है भाई, सवाल है जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं पीछे, तो बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण है, आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। एक बहुत शानदार सेशन है। मेरे को लाइक के माध्यम से मनोबल बढ़ाना है इस कक्षा में। यदि आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके तो बताओगे ही बताओगे कि क्लास कैसी लगी। निम्नलिखित में से कौन सा भूगोल का वर्णन नहीं करता? देखो, प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं, यह कथन गलत है। भूगोल आज भी कैसी है? प्रासंगिक है। देखो ये जो उत्तर था ना, उसको यहां पर मैंने लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा भूगोल का वर्णन नहीं करता? उत्तर है प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। ये कथन पूछा गया था कि कौन सा गलत है, ये गलत था, क्योंकि भूगोल एक आज भी क्या है? प्रासंगिक है।
निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक सूचना तंत्र का स्रोत नहीं है? चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, ये पृथ्वी के भूगोल की सूचना नहीं देते। चंद्रमा के चट्टानी जो पदार्थ के नमूने हैं, ये पृथ्वी के भूगोल की सूचना नहीं देते भाई। लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? प्रौद्योगिकी है। देखो अगली स्लाइड से मैं क्या करूंगा, सारे के सारे ऑप्शन लेके आऊंगा ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आए, है ना। ये तो जो सही आंसर है ना, वो मैं उठा के लेके आया हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का उपगम नहीं है? अन्वेक्षण और वर्णन अपन ने पढ़ा नहीं। मानव भूगोल ये भूगोल का उपागम है, मानव भूगोल का विशिष्ट उपागम ये अन्वेक्षण और वर्णन नहीं है। मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, कर देना भाई। मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्रों के नाम बताइए। ये मैंने आपको बता दिया कि सामाजिक भूगोल में कौन सा आ रहा है, राजनीतिक भूगोल में कौन सा आ रहा है। मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित रखता है, मतलब एक समाकलित विषय के रूप में अपन इसको पढ़ते हैं। ये तमाम मानव के प्रकृति की व्याख्या, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर टिप्पणी। ये देखो, अब देखो अध्याय का सार, भूगोल एक समाकलनात्मक, अनुभविक और व्यवहारिक विषय। शुरू में अपन ने देख लिया, मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। ये मानव भूगोल की परिभाषा है। पर्यावरणीय निश्चयवाद, संभववाद, नव निश्चयवाद विचारों का क्रमिक विकास हुआ है। सबसे पहले पर्यावरणीय निश्चयवाद आया, जिसमें पृथ्वी ही सब कुछ थी, मानव उसका दास था। उसके बाद संभववाद आया, मतलब मानव ने अपनी आवश्यकता अनुसार प्रकृति के साथ छेड़खानी करते हुए अपने आवश्यकताओं की पूर्ति की। उसके बाद ग्रिफ्थ टेलर का नव निश्चयवाद आया। सोचो समझो और फिर काम करो। अब देखो, प्रौद्योगिकी मानव और प्रकृति के संबंधों को निर्धारित करती है कि किस प्रकार की, किस देश की प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। मानव भूगोल एक अंतरक विषय, इसके अनेक उपक्षेत्र माने गए हैं। तो ये था भाई एक प्यारा सा, खूबसूरत सा, एक सुंदर सा आज का सेशन। निश्चित तौर पे आपको इस क्लास से फायदा मिलेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट नई क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।